जय हिंद, नमस्कार सीटेट एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और आप लोगों की सीटेट की तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी के लिए एक और क्लास हम लेकर आ गए हैं आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए पिछले वर्षों में पूछे गए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और दोस्तों इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। बीच में आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक यानी कि औपचारिक अवधारणा का उदाहरण नहीं है। ये दोस्तों हमें बतानी है। आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा योग्यता, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन मूर्तवाचक यानी कि औपचारिक अवधारणा का उदाहरण एग्जाम्पल नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे योग्यता, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत होंगे। ये दोस्तों हमें बतानी है, एस्पिरेंट्स हमें बतानी है कि इनमें से किस स्टेटमेंट से आप एग्री होंगे, सहमत होंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट है, अधिगम जो है ये पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य यानी कि बाहरी उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है, जो कि दोस्तों क्या है, ये स्टेटमेंट, ये कथन गलत है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। चलिए अगला पढ़ते हैं। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। बिल्कुल दोस्तों, ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अधिगम क्या है, एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होने वाला घटना है। क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है अधिगम। तो ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। लेकिन हम लोग अगले स्टेटमेंट भी देख लेते हैं कि अगला कथन क्या कह रहा है। तो देखिए अगला कथन कह रहा है कि अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता है जब तक कि इसका अंकों में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता। यह भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत कथन है। अगला है, अधिगम केवल तभी होता है यदि यह व्यवहार में सुस्पष्ट हो। यह दोस्तों बिल्कुल गलत है, यह भी कथन क्या है, रॉन्ग है। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है, यह कथन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, राइट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। सतत दोस्तों इसका मतलब होता है लगातार। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। किसे इंगित करता है, तो आप लोग याद रखेंगे संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोज्ञात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत जो वाक्यांश है, वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन किसे इंगित करता है, तो आप लोग याद रखेंगे संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोज्ञात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन इंगित करता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक शिक्षक बच्चों के बीच बाल केंद्रित शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकता है। ये दोस्तों हमें बतानी है कि एक जो टीचर है, एक शिक्षक है, वो बच्चों के बीच बाल केंद्रित शिक्षा को कैसे बढ़ा सकता है, कैसे बढ़ावा दे सकता है। तो देखिए, स्वतंत्रता के आधार पर, अनुभव के आधार पर शिक्षा और रुचि और जरूरतों का विकास, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि उपयुक्त में सभी। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों आप लोग देखेंगे कि सकारात्मक शब्द इसमें कौन से हैं, सकारात्मक विकल्प कौन कौन से हो रहे हैं, और आपको क्या कर देना है, उपयुक्त में सभी को टिक लगा देना है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक शिक्षक बच्चों के बीच बाल केंद्रित शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकता है, तो उपयुक्त में सभी के आधार पर। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर
होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार संक्रियात्मक बौद्धिकता का सक्रिय पहलू क्या है? ये दोस्तों हमें बतानी है जीन पियाजे के अनुसार। तो आप लोग याद रखेंगे संक्रियात्मक बौद्धिकता का बुद्धि का सक्रिय पहलू है। क्या है? बुद्धि का सक्रिय पहलू है, यानी कि यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुद्धि। ऑप्शन है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे जीन पियाजे के अनुसार संक्रियात्मक बौद्धिकता बुद्धि का सक्रिय पहलू है। ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, वर्ष 1978 में लेव वाइगोत्स्की कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, कि बच्चे के सांस्कृतिक विकास में प्रत्येक कार्य 2 बार दिखाई देता है। क्या कहते हैं? बच्चे के सांस्कृतिक विकास में प्रत्येक कार्य जो है ये 2 बार दिखाई देता है। पहला सामाजिक स्तर पर, पहला कब? सामाजिक स्तर पर, और बाद में यानी कि दूसरा, तो दूसरा आप लोग याद रखेंगे व्यक्तिगत स्तर पर, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न को हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं ताकि दोस्तों हमें अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, वर्ष 1978 में लेव वाइगोत्स्की कहते हैं, क्या कहते हैं, कि बच्चे के सांस्कृतिक विकास में प्रत्येक कार्य 2 बार दिखाई देता है। प्रत्येक कार्य 2 बार दिखाई देता है। पहला सामाजिक स्तर पर, और दूसरा यानी कि बाद में व्यक्तिगत स्तर पर। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे व्यक्तिगत स्तर पर। आशा करते हैं आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, आईक्यू के सूत्र में एमए है। ये दोस्तों हमें बतानी है कि आईक्यू के सूत्र में एमए से क्या मतलब होता है, एमए से क्या तात्पर्य है। तो आप लोग याद रखेंगे मानसिक आयु, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों आईक्यू के सूत्र में एमए से क्या तात्पर्य है, तो आप लोग याद रखेंगे मानसिक आयु, मेंटल एज। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा एक बच्चे के विकास को मापने के लिए मापदंड नहीं है? ये दोस्तों हमें बतानी है कि इनमें से कौन सा एक किसी बच्चे के विकास को मापने का क्या है, पैरामीटर्स नहीं है, मापदंड नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे सीखना, यानी कि ऑप्शन सी। सीखना क्या है दोस्तों? ये किसी भी बच्चे के विकास को मापने का एक पैरामीटर्स नहीं है, मापदंड नहीं है। बाकी वजन, लंबाई और दांत का निकलना, ये तीनों क्या है? ये तीनों के माध्यम से एक बच्चे के विकास को मापा जा सकता है, मापदंड है। लेकिन जो सीखना है दोस्तों, ये क्या है? ये एक मापदंड नहीं है। अतः हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए कक्षा में होना चाहिए। ये दोस्तों हमें बतानी है कि लैंगिक अंतर को, यानी कि लैंगिक अंतर को, डिफरेंस को दूर करने के लिए कक्षा में क्या होना चाहिए। तो आप लोग याद रखेंगे लड़कों और लड़कियों के लिए समान वातावरण, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए कक्षा में क्या होना चाहिए? तो लड़कों और लड़कियों के लिए समान वातावरण होनी चाहिए। बॉयज एंड गर्ल्स के लिए दोस्तों समान क्या होना चाहिए? वातावरण होना चाहिए। ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से क्या व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन के अंतर्गत आता है? ये दोस्तों हमें बतानी है। व्यक्तिगत यानी कि व्यक्तिगत इसे कहा जाता है। बतानी है कि इनमें से कौन सा व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन के अंतर्गत आता है। तो देखिए, इसके अंतर्गत शारीरिक भिन्नता भी आती है, मानसिक भिन्नता भी आती है और सांस्कृतिक भिन्नता भी आती है। तो ऑप्शन डी हम लोग कह सकते हैं कि प्रयुक्त में सभी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन के अंतर्गत ये सभी आते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सिद्धांत। ये दोस्तों हमें बतानी है। जीन पियाजे के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का जो सिद्धांत है, ये दोस्तों विचार भाषा निर्धारित करता है। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जीन पियाजे के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सिद्धांत विचार भाषा निर्धारित
करता है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक छोटी कोशिका से शुरू होने वाला जीवन मनुष्य के शरीर, मन और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को एक निरंतर प्रवाह के माध्यम से विकसित करता है। यह किस सिद्धांत के तहत आता है, ये दोस्तों हमें बतानी है। प्रश्न को हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखिए, एक छोटी कोशिका से शुरू होने वाला जीवन मनुष्य के शरीर, मन और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को क्या करता है, एक निरंतर प्रवाह के माध्यम से डेवलप करता है, विकसित करता है। तो ये बतानी है कि ये जो है किस सिद्धांत के तहत आता है। तो आप लोग याद रखेंगे निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। देखिए, एक छोटी कोशिका से शुरू होने वाला जीवन मनुष्य के शरीर, मन और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को एक निरंतर प्रवाह के माध्यम से विकसित करता है। यह निरंतरता का सिद्धांत के तहत आता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आशा करते हैं इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा सीखने में सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण से संबंधित है। ये दोस्तों हमें बतानी है, एस्पिरेंट्स हमें बतानी है कि इनमें से कौन सा सीखने में सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण से संबंधित है। तो देखिए, सहयोगी और ग्रुप लर्निंग के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल ये भी क्या है, सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण से संबंधित है सीखने के लिए। अगला है, विचार उत्तेजक निरंतर स्वरूप के प्रश्न को पूछना, बिल्कुल ये भी क्या है दोस्तों, सीखने में सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण से संबंधित है। अगला है, बच्चों को तलाशने, प्रयोग करने और खोजने में सक्षम बनाना, बिल्कुल दोस्तों ये भी क्या है, रचनावादी दृष्टिकोण से संबंधित है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये सभी क्या है, सीखने में सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण से संबंधित है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ये सभी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में कौन सा किसी दिए गए उद्देश्य के लिए परिभाषा मानदंडों का उपयोग करके उत्पाद के मूल्य का निर्धारण करता है। ये दोस्तों हमें बतानी है। संज्ञानात्मक क्षेत्र में कौन सा किसी दिए गए उद्देश्य के लिए परिभाषा मानदंडों का उपयोग करके उत्पाद के मूल्य का निर्धारण करता है। तो आप लोग याद रखेंगे मूल्यांकन, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे, संज्ञानात्मक क्षेत्र में कौन सा किसी दिए गए उद्देश्य के लिए परिभाषा मानदंडों का उपयोग करके उत्पाद के मूल्य का निर्धारण करता है, तो वो है मूल्यांकन। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसानों द्वारा उठाई गई उधार और ऋण की समस्या को कक्षा 5 के छात्र को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक के द्वारा कौन सी शिक्षण पद्धति अपनाई जाए कि छात्र को सब कुछ समझ में आ जाए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और समझने योग्य प्रश्न है। चलिए प्रश्न को हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं। किसानों द्वारा उठाई गई उधार और ऋण की समस्या को कक्षा 5 के छात्र को पढ़ाना है। तो बतानी है कि एक शिक्षक के द्वारा कौन सी शिक्षण पद्धति अपनाई जाए कि कक्षा 5 के छात्रों को पूरी तरह से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो देखिए, रोल प्ले गतिविधि ये सबसे बेहतरीन तरीका है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रोल प्ले जो गतिविधि है ये पद्धति बहुत ही बेहतरीन पद्धति है। इससे कक्षा 5 के छात्रों को बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाएगा किसानों द्वारा उठाई गई उधार और ऋण की समस्याओं को समझाने में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा रोल प्ले गतिविधि। ये क्या है पद्धति, बहुत ही बेहतरीन पद्धति है, आप सभी याद रखेंगे। आशा करते हैं आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, एक जीव जो रोग को एक व्यक्ति से दूसरे में फैलाता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे उसे वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेक्टर, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। वेक्टर वो जीव है दोस्तों जो क्या करता है, रोग को एक व्यक्ति से दूसरे में फैलाता है, वेक्टर के माध्यम से फैलता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा पादप का हार्मोन नहीं है? पादप यानी कि पौधों का हार्मोन नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा थायरॉक्सिन, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, थायरॉक्सिन क्या है? ये मानव हार्मोन है। बाकी तीनों जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों दोस्तों पादप यानी कि पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है। लेकिन जो थायरॉक्सिन है ये क्या है दोस्तों? ये मानव हार्मोन है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चुनिए। ये दोस्तों हमें बतानी है। कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक यानी कि ओपन बुक अभ्यास करवाने के उचित कारण हमें चुनना है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। यह क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने का जो मेन कारण है, उचित कारण है, ये यही है, पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों बहुत ही बेसिक लेवल के प्रश्न है, एकदम आसान प्रश्न है, आप सभी को पता भी होगा। तो आप लोग हमें क्या करेंगे? कमेंट करके इसका जवाब बताएंगे। एस्पिरेंट्स आप लोग हमें इसका जवाब जरूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल और की उपस्थिति में होता है। ये दोस्तों हमें बतानी है कि प्रकाश संश्लेषण जो है ये क्लोरोफिल और किसकी उपस्थिति में होता है? तो आप लोग याद रखेंगे सूर्य के प्रकाश, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण जो है दोस्तों ये क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है। प्रकाश संश्लेषण आप सभी को पता होगा कि ये क्या है? फोटोसिंथेसिस अंग्रेजी में इसे कहा जाता है। हरे पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। आप सभी को दोस्तों पता होगा, बेसिक लेवल के प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण अर्थात सिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला ये प्रक्रिया है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, तंबाकू में कौन सा घटक मानव उपभोग के लिए हानिकारक है? ये दोस्तों हमें बताने कि तंबाकू में वो कौन सा हानिकारक घटक पाया जाता है जो हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। तो आप लोग याद रखेंगे निकोटीन, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है जो मानव उपभोग के लिए क्या है दोस्तों? बहुत ही हार्मफुल है, हानिकारक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, ईवीएस किसके लिए एक एकीकृत विषय है? ये दोस्तों हमें बतानी है। ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन, बतानी है कि किसके लिए एकीकृत विषय है? तो आप लोग याद रखेंगे प्राइमरी लेवल, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन किसके लिए एक एकीकृत विषय है? तो आप लोग याद रखेंगे प्राथमिक स्तर के लिए क्या है? एक एकीकृत विषय है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब दोस्तों हमें यह बताने कि ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है, ईवीएस पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा शिक्षार्थियों में उनके पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा पैदा करना, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थियों में उनके पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा पैदा करना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, ईवीएस में पर्यावरण का अर्थ है। ये दोस्तों अब हमें बताने हैं कि ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज में पर्यावरण का क्या अर्थ है? तो देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण, ये तीनों प्रकार के पर्यावरण ईवीएस में हम लोग अध्ययन करते हैं या करवाते हैं। ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ये सभी।
आप लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है ईवीएस पढ़ाने की विधियों में से पर्यावरण में शिक्षा का अर्थ है। ये साथियों हमें बतानी है, एस्पिरेंट्स हमें बतानी है। इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियों में से पर्यावरण में शिक्षा का क्या अर्थ है, ये हमें बतानी है। तो देखिए, पर्यावरण में शिक्षा का यही अर्थ है कि हमें पर्यावरण से सीखना है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। ईवीएस पढ़ाने की विधियों में से पर्यावरण में शिक्षा का जो अर्थ है वो है पर्यावरण से सीखना, यानी कि इन्वायरमेंट से हमें सीखना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की आगामी सीटेट की परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले वर्षों में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो क्लास। आशा करते हैं इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एस्पिरेंट्स एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके हमें जानकारी अवश्य देंगे। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।